A very good morning to all of you. You all are welcome to Study IQ and I am Dr. Ranjita. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द क्लास 9 चैप्टर 14 के बारे में। तो ये चैप्टर है अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। तो आप इसका पार्ट 1 जो है वो देख चुके हैं। तो अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो यू कैन सेंड मी अ मेल और एट दिस ईमेल एड्रेस। ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है और ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। अगर आप इस चैप्टर से जुड़े हुए PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। अगर आप चाहते हैं क्लास 6, 7 और 8 साइंस NCERT के लेक्चर्स को भी देखना तो उन सब के लिंक्स भी इसी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए गए हैं। जब आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें तो कृपया लिंक में मेरे नाम का स्पेलिंग ज़रूर चेक कर लें। दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा था अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज। हमने ये जाना था कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। हमने बात किया था बायोस्फीयर क्या होता है, हमने एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में बात किया, हमने क्लाइमेट के बारे में बात किया। एयर में हमने एयर एज अ नेचुरल रिसोर्स उसको डिटेल में पढ़ा कि एयर में मूवमेंट क्यों होती है, उसी को हम विंड कहते हैं। फिर हमने रेन के बारे में पढ़ा, वाटर के बारे में पढ़ा, एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा। तो ये सारे टॉपिक्स हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। तो जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है तो काइंडली गो एंड वॉच पार्ट 1। आज हम लोग बात कर रहे हैं अनदर नेचुरल रिसोर्स जिसके बारे में हमने बात किया था लैंड। तो लैंड पर हम क्या होता है सॉइल। तो सॉइल एज अ नेचुरल रिसोर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सॉइल अगर जिसको हम मिट्टी कहते हैं तो सॉइल क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जिसकी वजह से दैट डिसाइडेड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ इन एन एरिया। जिस तरीके की मिट्टी होगी वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स, वहाँ की वेजिटेशन जो होगी वो उसी की तरीके की होगी। तो सॉइल होगी वो उस एरिया की, वो डिसाइड करती है कि वहाँ पे किस तरीके का वेजिटेशन, किस तरीके का फ्लोरा फोना होगा, एनिमल्स कैसे होंगे। तो सॉइल होती क्या है, सॉइल जो होती है आउटर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, अर्थ क्रस्ट की। और जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स फाउंड इन दिस लेयर सप्लाई अ वेराइटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू लाइफ फॉर्म। अब सॉइल जो होती है अर्थ की सबसे आउटर वाली लेयर है, उसके अंदर मिनरल्स होते हैं। अलग अलग तरीके की सॉइल में अलग अलग तरीके के मिनरल्स होते हैं। और मिनरल्स जो होते हैं वो किसके लिए काम आते हैं, वो वहाँ की प्लांट और एनिमल लाइफ को सपोर्ट करते हैं। फाइन। जो ये मिनरल्स होते हैं ये विल नॉट बी अवेलेबल टू द ऑर्गेनिज्म इफ द मिनरल्स आर बाउंड अप इन ह्यूज रॉक्स। अगर ये मिनरल्स बड़ी बड़ी चट्टानों में रहेंगे, मिट्टी नहीं बनी है तो वो नहीं मिल पाएंगे। तो मिट्टी जब बन जाती है उन चट्टानों से तो वो जो मिनरल्स हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं प्लांट्स को यूटिलाइज करने के लिए। और प्लांट्स अगर उसको यूटिलाइज करेंगे तो उन्हीं प्लांट्स को अगर हम खाएंगे तो वो हमारे तक भी पहुंच पाते हैं। प्लांट्स की ग्रोथ के लिए वो सब ज़रूरी होते हैं। मिट्टी देखिए बनी कैसे। मिट्टी जब अर्थ प्लैनेट बना था, अगेन सेम स्टोरी, मैं बहुत बार आपको सुनाती हूँ ये स्टोरी। जब सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन हो रही थी तो अर्थ जो थी एक गैशियस फॉर्म में थी, वो धीरे धीरे सॉलिडिफाई होती है और वो धीरे धीरे मोल्टन थी, पहले पिघली हुई थी फिर धीरे धीरे सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाती है। तो जब अर्थ सॉलिडिफाई होती है उस टाइम पे अर्थ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। धीरे धीरे क्या होता है, वो रॉक्स जो थी वो क्या थी, सॉलिडिफाई हो गई। अब क्या होता है, उन रॉक्स का उस टाइम पे मिट्टी नहीं होती थी उस टाइम, फिर धीरे धीरे क्या होता है, बारिश, टेम्परेचर, हवा चल रही है, इन सब की वजह से उन रॉक्स का कटना शुरू होता है। और वो रॉक्स कट कट के विद मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स वो रॉक्स जो है वो कट के मिट्टी बनती जाती है। तो मिट्टी का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, लेटर ऑन कैसे हुआ, इरोजन ऑफ द रॉक्स। जब रॉक्स कटती हैं ड्यू टू वाटर, ड्यू टू एयर, ड्यू टू ओशंस, ड्यू टू ग्लेशियर, तो मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यही इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। जो काफ़ी सालों तक रॉक्स जो होती हैं वो ब्रेक डाउन होता है, उनका वेरियस फिजिकल ब्रेक डाउन होता है, केमिकल ब्रेक डाउन होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस से भी ब्रेक डाउन होता है। फिजिकल ब्रेक डाउन आप समझ सकते हैं, मिट्टी, पानी, हवा ये सब कर रहा है। केमिकल की वजह से ब्रेक डाउन हो रहा है। और बायोलॉजिकल प्रोसेस मतलब उसमें पौधे, प्लांट्स जो लग रहे हैं वो भी मिट्टी को काटते हैं, मतलब रॉक्स को काटते हैं। इस तरीके से मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। अब क्या होता है, अगर हम सन की बात करते हैं तो जो सन होता है, सन क्या करता है, सन जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मिट्टी के फॉर्मेशन के लिए। तो सन क्या करता है, सन जो है वो हीट अप कर देता है रॉक्स को ड्यूरिंग डे, गर्म कर देता है। और रात जिसकी क्या होती है वो एक्सपैंड हो जाती है, गर्म करने से फैल जाती है वो,
और रात को क्या होता है, रॉक्स कूल डाउन होती है तो वापस कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो रोज रोज ये होता है, वो एक्सपेंड हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। अब है तो वो सॉलिड, अब सॉलिड को अगर आप बार बार एक्सपेंड करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या होगा, वो रॉक्स जो है एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या होगा, उसके अंदर क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। अब क्रैक्स डेवलप होने से वो रॉक टूट जाएंगी और टूट के छोटे छोटे पीसेस में बन जाएंगे। वो छोटे छोटे पीसेस ओवर द ईयर्स और छोटे होते जाएंगे और छोटे होते जाएंगे और छोटे होते जाएंगे और मिट्टी बनती जाएगी। ठीक है, सन ये रोल प्ले कर रहा है। वाटर, फिर वाटर भी अपना रोल प्ले करता है। वाटर क्या करता है, वाटर जो है वो सॉइल फॉर्मेशन में दो तरीके से मदद करता है। पहला क्या करता है, वाटर कुड गेट इनटू द क्रैक्स इन द रॉक्स फॉर्म। जो क्रैक्स बने थे उसके अंदर पानी घुस जाएगा। ये किसकी वजह से बने थे, वो सन की हीटिंग और कूलिंग की वजह से बने थे। फिर ये क्या होगा, ये वाटर फ्रीज हो जाएगा। जब फ्रीज हो जाएगा तो ये क्रैक्स और चौड़े हो जाते हैं। दूसरा, वाटर जो है वियर्स अवे इवन हार्ड रॉक्स। वाटर जो पानी उसके ऊपर चलता जाएगा तो वो नीचे वाली चट्टानों को घिस देगा, वो अपने साथ बहा के लेके जाएगा। आपने देखा होगा, अगर आपने कभी नदी में अगर आपने देखा है बड़ी बड़ी नदियों के बीच में, तो उसके बेड को आपने देखा होगा, जब नदी थोड़ी पानी कम हो जाता है या सूखती है तब आपने देखा होगा कि आपको गोल गोल पत्थर मिलेंगे। कैसे बन रहे हैं वो पत्थर, नदी अपने साथ ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस बहा के लेके आती है। वो कट कट के घिस घिस के वो गोल गोल बन जाते हैं। ठीक है, तो वाटर क्या कर रहा है, पानी क्रैक्स के बीच में बस घुस गया और वहां पे फ्रीज हो गया। फ्रीज होने से क्या हुआ, वो क्रैक्स और ओपन हो गए। और दूसरा क्या कर रहा है, वाटर उसके ऊपर से फ्लो कर रहा है और रॉक्स को तोड़ रहा है फर्दर। ये जो फास्ट फ्लोइंग जो वाटर होगा वो क्या करता है, बड़ी बड़ी रॉक्स को साथ में लेके आता है डाउन स्ट्रीम में, और फिर ये बड़ी बड़ी रॉक्स एक दूसरे से टकरा टकरा के अब्रेजन होता जाता है इनका, और स्मॉलर पार्टिकल्स में टूटती जाती हैं। जो आपको पत्थर दिखते हैं वो सोचिए कुछ सालों के, कुछ 100 सालों के, 1000 सालों के बाद वो पत्थर जो है वो बिल्कुल मिट्टी बन जाएंगे। और वो जो पत्थर थे वो एक टाइम पे बहुत बड़ी चट्टानें हुआ करती थी। तो वाटर क्या करता है, इन पार्टिकल्स को जब मिट्टी में बन जाते हैं तो उसको अपने साथ बहा के ले जाएगा और कहाँ पे पहुंचा देगा, डाउन पाथ में। जहाँ जहाँ नदी बहेगी उसके साथ साथ में वो अपनी मिट्टी को लेके जाएगा और सॉइल जो है वो बनती जाएगी। बहुत दूर बनेगी सॉइल। यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ से नदी निकलेगी, यहाँ कहीं जाके वो सॉइल का डिपॉजिट करेगी। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो मोटी मोटी रॉक्स मिलेंगी, सॉइल कहीं यहाँ जाके मिलेगी, काफ़ी दूर जाके। ठीक है, तो ज्योग्राफी में जब हम पढ़ेंगे, जो रिवर के कोर्स के बारे में पढ़ेंगे, तब हम उसमें देखेंगे कि कहाँ पे किस तरीके का स्ट्रक्चर मिल रहा है। बट इतना आपको समझ में आ गया होगा, वाटर की वजह से क्या होता है, क्रैक्स होंगे, क्रैक्स की वजह से वो चट्टानों को साथ में लेके दे जाएगा। तो जो स्टार्टिंग में अगर यहाँ पे पहाड़ है तो यहाँ पे तो रॉक मिट्टी नहीं बनेगी, सॉइल धीरे धीरे टुकड़े 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 सालों 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 यहाँ पे कहीं जाके मिट्टी बनती है। ओके, फिर एक और फैक्टर है मिट्टी के बनने का, वो है हवा, विंड। तो ये क्या करता है, सिमिलर होता है इसका प्रोसेस भी। जैसे कि पानी से जो चट्टानें घिस जाती हैं, इसी तरीके से विंड से भी चट्टानें घिस जाती हैं और अलग अलग चट्टानों के स्ट्रक्चर्स आपको बने हुए दिखाई देंगे। सिंस इट इज़ अ साइंस क्लास, अदरवाइज आप देखेंगे कि चट्टानों के ऐसे ऐसे अलग अलग स्ट्रक्चर, हवा चल चल के चट्टानों को काट देती है। ऐसे ऐसे ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं हवा के कटने से। हवा जो है चलती है तेज़ी से तो वो चट्टानों को काट जाती है। जब आप लाहौल स्पीति में अगर आपको जाने का मौका मिलेगा तो आप देख सकते हैं, इन केस ऑफ इंडिया आप नेट पे भी जाके सर्च कर सकते हैं कि आपको हवा के कटने से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बने हुए मिलेंगे। ओके, तो क्या करती है हवा, हवा इरोजन कर देती है रॉक्स का, इरोड डाउन। तो ये जो विंड जो होगी, अब इरोजन करते 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 मिट्टी भी बनेगी, तो वो हवा क्या करेगी, उस मिट्टी को अपने साथ बहा के लेके जाएगी, उड़ा के, और कहाँ पे डिपॉजिट करेगी, जहाँ पे भी इसको कोई ऑब्स्टेकल या हवा की स्पीड स्लो हो जाएगी वहाँ पे उसको डिपॉजिट कर देगी। हवा हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, हवा क्यों चल रही है, विंड क्यों चल रही है, याद करिए, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। लो प्रेशर एरिया में हाई प्रेशर एरिया से हवा चल रही है, यहाँ से उड़ा के ला रही है, वो कहाँ पे डिपॉजिट कर देगी, जहाँ पे विंड की स्पीड स्लो हो जाएगी या तो उससे कुछ ऑब्स्टेकल मिल जाएगा, कोई उसको रुकावट मिल जाएगी, वहाँ पे वो उसको डिपॉजिट कर देगी मिट्टी को। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर जो मिट्टी बनने के काम मदद करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो क्या करते हैं, वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं सॉइल फॉर्मेशन में। किस तरीके से, जैसे लाइकन्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं सरफेस ऑफ रॉक पे। जब वो ग्रो करते हैं तो वो केमिकल सब्सटेंस कुछ रिलीज कर देते हैं, जिससे क्या होता है, थिन लेयर ऑफ सॉइल में फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ सॉइल।
जो अदर स्मॉल पार्टिकल्स, मॉसेस, ये सब क्या करते हैं, ये रॉक को ब्रेकअप कर देते हैं, फर्दर उसके ऊपर उगते हैं और धीरे धीरे उसको ब्रेक करेंगे। उनका प्रोसेस ही है, ये काम ही यही है कि उसको ब्रेक करके धीरे धीरे मिट्टी में बना देंगे। ठीक है, जो रूट्स होते हैं बड़े बड़े प्लांट्स की, वो क्या करते हैं, ट्रीज़ की, वो क्रैक्स में चली जाती हैं और उसमें उसको तोड़ देती हैं और उसके टूटने से उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। बाकी मतलब ऐसा नहीं है कि आइसोलेशन में काम कर रहे हैं, इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने तोड़ा तो हवा भी उस पर काम कर रही है, पानी भी उस पर काम कर रहा है और दूसरे पत्थर आपस में टकरा रहे हैं। ये सारे के सारे फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, मिट्टी बन जाती है। फिर हम बात करते हैं सॉइल होती क्या है। सॉइल क्या है, मिक्सचर है। इसके अंदर स्मॉल पार्टिकल ऑफ रॉक ऑफ डिफरेंट साइजेस होगा। इसके अंदर क्या होगा, बिट ऑफ डिकेइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, जिसको हम ह्यूमस कहते हैं। सॉइल क्या होती है, इसके बारे में सॉइल का चैप्टर हमने क्लास 8 में बहुत डिटेल में पढ़ा था। हमने लेयर्स पढ़े थे सॉइल के, टॉप सॉइल क्या होती है, लेयर ए क्या होती है, बी क्या होती है, हमने सारी पढ़ी थी। ह्यूमस किसका पार्ट होता है, कौन सी सबसे फर्टाइल लेयर है, वो आप सॉइल वाले चैप्टर में जाकर देख सकते हैं, विच वी रेड इन क्लास 8। ठीक है, तो आप ज़रूर उसमें ज़रूर देख लीजिएगा, वो भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। इन एडिशन क्या होता है सॉइल में, और क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक लाइफ फॉर्म भी रहती है। देखो उसके अंदर क्या क्या रहता है, मिनरल्स रहते हैं, वो तो हमें पता है। मिक्सचर में मिनरल्स तो हैं ही, साथ में क्या है, ह्यूमस। ह्यूमस किससे बना था, डिकेड जो थे प्लांट्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म, उससे बना था। साथ में माइक्रोस्कोपिक लाइफ भी रहती है, छोटे छोटे बैक्टीरियाज रहते हैं, अलग अलग तरीके के जानवर उसके अंदर सॉइल के अंदर रहते हैं। अगर हम टाइप ऑफ सॉइल की बात करते हैं तो जो टाइप है वो डिसाइड कैसे होती है, एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल से डिसाइड होती है, एक फाउंड इन, एंड क्वालिटी ऑफ सॉइल इज डिसाइड बाय द अमाउंट ऑफ ह्यूमस एंड ऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट होते हैं। उसी के बेसिस पे हम सॉइल को क्लासीफाई करते हैं, तो उसका साइज कितना है पार्टिकल्स का, और उसके अंदर ऑर्गेनिजम्स हैं कि नहीं, और उसके अंदर ह्यूमस कितना है। तो ह्यूमस जो होता है, जो कि किससे बन रहा है, डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स जो होते हैं उनसे बन रहा है, ह्यूमस बन रहा है उनके डिके से। ये जो है ये मेजर फैक्टर है इन डिसाइडिंग सॉइल स्ट्रक्चर, because it causes the soil to become more porous and allows water and air to penetrate deep underground. ह्यूमस की प्रेजेंस और ह्यूमस की एब्सेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें कि हम सॉइल को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, कि ये ह्यूमस वाला सॉइल है या ह्यूमस वाला सॉइल नहीं है, क्योंकि ह्यूमस की प्रेजेंस से क्या होता है, ह्यूमस की प्रेजेंस से सॉइल के अंदर पोरोसिटी आती है। पोरोसिटी होने से क्या होगा, उसके बीच में एयर आएगी, उस एयर के बीच में वाटर पोर्स, जो वाटर जा सकता है और एयर रह सकती है, तो वो सॉइल जो होती है ज़्यादा अच्छी मानी जाएगी। जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं जो सॉइल के अंदर, एक पर्टिकुलर सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं रॉक्स के ऊपर जिससे कि वो बने हैं। किस तरीके की चट्टान से वो मिनरल्स बने हैं, वो मिट्टी बनी है, उसके अंदर उसी तरीके के मिनरल्स होंगे। अगर काली मिट्टी है तो वो लावा के ऊपर, लावा वाली चट्टानों के ऊपर बनी है, इग्नियस रॉक्स के ऊपर। अगर लेटराइट सॉइल है तो भाई वो किसी ऐसी जगह पे बन रही है जहाँ पे वाटर लॉगिंग है। ठीक है, इसी एल्यूवियल सॉइल है तो वो कैसे बन रही है, वो नदियों के साथ बह बह के आई है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सॉइल के अंदर किस तरीके के मिनरल्स होंगे वो डिपेंड करता है रॉक किससे, कौन सी रॉक से वो बनती है। जो न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है सॉइल का, मतलब द अमाउंट ऑफ ह्यूमस जो प्रेजेंट होता है इन एंड द डेप्थ ऑफ द सॉइल ऑफ सम फैक्टर्स दैट डिसाइड विच प्लांट विल थ्राइव इन दैट सॉइल, कि कौन सा उसके अंदर मिनरल है, कितना उसके अंदर ह्यूमस है, ये सब चीज़ें बताती हैं कि भाई किस तरीके के प्लांट्स जो हैं इस सॉइल में लग पाएंगे। ओके, उसी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम बोलते हैं हमेशा कपास, जो कॉटन है, वो किस वाली सॉइल में सबसे अच्छी लगती है, हम सबको पता है ब्लैक सॉइल के अंदर। क्यों, क्योंकि जो कॉटन को जो न्यू मिनरल्स चाहिए वो ब्लैक सॉइल के अंदर प्रेजेंट है। उसको जितना ह्यूमस चाहिए, जितना मॉइस्चर चाहिए, वो ऑप्टिमम जो है ब्लैक सॉइल दे पाती है। ऐसे तो कॉटन कहाँ होता है, हरियाणा पंजाब में भी लगाया जाता है कॉटन, लेकिन वो बेस्ट क्वालिटी का कॉटन नहीं है। बेस्ट क्वालिटी का कॉटन कहाँ लग रहा है, ब्लैक सॉइल बेल्ट पे। तो ऐसा नहीं है कि किसी और सॉइल में लगाया नहीं जा सकता, फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाएंगे, फिर जो मिनरल उसको चाहिए होगा एडिशन में उसको फर्टिलाइजर के फॉर्म में डाला जाएगा। बट अगर नेचुरली हम बात करते हैं तो बेस्ट जो है सॉइल इज द ब्लैक सॉइल बेल्ट। जो टॉप मोस्ट लेयर होती है सॉइल की, जिसके अंदर ह्यूमस है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इन एडिशन टू द सॉइल पार्टिकल, इज कॉल्ड द टॉप सॉइल। तो सॉइल की जो क्लासिफिकेशन थी वो मैंने आपको बताया, मैंने क्लास 8 के चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्कस करी है, तो यू कैन वॉच इट फ्रॉम देयर। जो क्वालिटी होती है टॉप सॉइल की, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बायोडाइवर्सिटी डिसाइड करने में।
तो ये हमने उस चैप्टर में भी पढ़ा था, ये आप समझ भी गए। फिर हम बात करेंगे कि जो मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस होती हैं जिसके अंदर हम बहुत सारा फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं आजकल, तो इस सब से क्या हो रहा है, लॉन्ग टाइम जब हम इनका यूज़ करते हैं तो उससे क्या हो रही है, हमारी जो सॉइल है वो डिस्ट्रॉय होती जा रही है, उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, जो उसके अंदर रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो गए हैं। बहुत ज़्यादा इरिगेशन भी अगर हम कर देते हैं, बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं सॉइल के अंदर, तो क्या होता है, उसके अंदर सैलिनिटी बढ़ जाती है। जो पंजाब है और हरियाणा है इसका विक्टिम है, क्योंकि वहाँ पे इरिगेशन के लिए बहुत ज़्यादा कैनाल वाटर यूज़ हुआ है, कैनाल इरिगेशन हुई है, एक्सेस में पानी यूज़ कर लिया गया, तो उसकी वजह से क्या हो गया, उनकी जो सॉइल है वो बहुत सलाइन हो गई है। ठीक है, तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर, एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड, एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर, ये सब के सब चीज़ें जो हैं हार्मफुल हैं सॉइल के लिए। ओके, देखो अगर हम एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर यूज़ करें तो वो हमारे अर्थवॉर्म्स को भी मार देता है जो सॉइल के अंदर होते हैं। अर्थवॉर्म्स जो होते हैं वो हमारी सॉइल के लिए, हमारी मिट्टी के लिए बहुत अच्छे हैं, वो मिट्टी को अपने आप से बहुत उपजाऊ बना देते हैं। ठीक है, जो फर्टाइल सॉइल है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी अगर सस्टेनेबल प्रैक्टिस फॉलो नहीं होगी तो। ओके, तो अब हम बात करते हैं, अगर हम रिमूव कर देते हैं यूजफुल कंपोनेंट ऑफ द सॉइल and addition of other substance which adversely affect the fertility of the soil and kill the diversity of organism, उसी को हम कहते हैं soil pollution। तो अगर हमने बहुत सारा फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, बहुत ज़्यादा वाटर हमने डाल दिया उसके अंदर, सॉइल के अंदर, तो क्या होगा, उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, इसी को हम कहते हैं सॉइल पॉल्यूशन। इतना वो वाला न्यूट्रिएंट नहीं चाहिए था, हमने एक्सेस में डाल रखा है। मैंने क्या बताया था आपको, पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूशन वही स्टेज होती है जिसमें कि चाहे वो न्यूट्रिएंट क्यों ना हो, आपने उसको बहुत एक्सेस में डाल दिया एक जगह पर, तो उसे पॉल्यूटेंट कहते हैं। जो ये पॉल्यूशन है, मतलब हम लोग एटमॉस्फेयर के या एनवायरनमेंट के कंसर्न में बात करते हैं पॉल्यूशन की, हम लोग कभी अपने खुद के बॉडीज़ के बारे में नहीं सोचते। तो अगर हम खुद की बॉडी के बारे में भी सोचें, तो मान लीजिए हम एक्सेस में फ़ैट खा रहे हैं, तो वो हमारे लिए एक तरीके से पॉल्यूशन है, वो हमारी बॉडी को ख़राब कर रहा है। सिमिलरली एक्सेस में अगर हम ग्लूकोज ले रहे हैं, वो भी हमारी बॉडी को ख़राब कर रहा है। मतलब एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ऑप्टिमम क्वांटिटी हमारे को चाहिए फैट की, ऑप्टिमम क्वांटिटी हमको कार्ब्स की चाहिए, ऑप्टिमम हमको प्रोटीन चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि प्रोटीन बहुत अच्छा है तो आप उसको पूरे दिन क्या कहते हैं, प्रोटीन खा रहे हैं जी, सुबह से लेकर शाम तक प्रोटीन डाइट पे हैं। नो, ये मैंने आपको चैप्टर्स में पढ़ाया भी है। प्रोटीन का एक्सेस में खाना जितना खतरनाक हो सकता है, उसकी डेफिशिएंसी कुछ भी नहीं है उसके आगे। मतलब अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है तो वो एक बेटर स्टेज है कि आपकी बॉडी में एक्सेस ऑफ प्रोटीन जा रहा है। एक्सेस ऑफ प्रोटीन अगर आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है तो समझ लीजिए वो आपकी किडनी को इतना ज़बरदस्त तरीके से ख़राब कर रहा है कि आप नहीं सोच सकते हैं। तो अगर जो कोई भी ये लेक्चर देख रहा है, जो सुन रहा है, वो इस बात को कृपया बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जितनी है आपकी नॉर्मल एज को देखते हुए, आपके वर्कआउट को देखते हुए, उससे अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए आपको मसल बिल्डअप तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन आप अपने किडनीज़ को ख़राब कर रहे हैं। एंड किडनीज़ आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, ये आप समझते हैं। ठीक है, एनीवेज सॉइल के बारे में बात करते हैं। अगर हम सॉइल दैट वी सी टुडे, अगर हम जो आज देखते हैं वो एक जगह पे, वो कैसे बनी है, वो बहुत सालों पहले बनी है। ठीक है, हमने बताया, मैंने आपको बताया ये स्टोरी कि अर्थ जब स्टार्टिंग में हुई थी तो वो मॉल्टन थी, धीरे धीरे वो चट्टानें कटती गई और मिट्टी बनती गई। लेकिन जो कुछ फैक्टर हैं, वो जो सॉइल बनाए हैं, क्रिएट द सॉइल इन द फर्स्ट प्लेस एंड बॉट द सॉइल टू दैट प्लेस मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ द सॉइल टू। वही फैक्टर्स जिन्होंने सॉइल को फॉर्मेशन किया है, जैसे कि पानी, जैसे कि हवा, जैसे कि कटना मिट्टी का, वो सेम फैक्टर सॉइल के रिमूवल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। एक्सेस ऑफ वाटर क्या होगा, सॉइल का इरोजन कर देता है। ठीक है, तो फाइन पार्टिकल्स जो हैं वो भी कैरिड अवे हो जाते हैं वाटर से और विंड से। तो यही एजेंट है जो सॉइल बना भी रहे हैं, यही एजेंट का एक्सेसिव यूज़ जो है सॉइल को ख़राब भी करता है, मतलब सॉइल का इरोजन भी करता है। इस सॉइल को उठा उठा के कहाँ पहुँचा रहा है, ओशन के बीच में पहुँचा रहा है। ओशन के बीच में सॉइल की ज़रूरत नहीं है, सॉइल तो हमें चाहिए, है ना। ओशन के बीच में थोड़ी ना खेती हो रही है, खेती तो हमें करनी है, हमारे लिए ज़रूरी है। अगर सारी की सारी सॉइल वॉश अवे हो जाएगी और रॉक्स जो हैं एक्सपोज हो जाएंगी तो क्या होगा, क्या होगा बताइए, क्या आप खेती कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। सोचिए इस बारे में। अब हम बात करते हैं कि हम सॉइल इरोजन को रोक कैसे सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं सॉइल इरोजन को। आपने बहुत पढ़ा है, फटाफट से बात करते हैं। प्लांट्स लगाने चाहिए।
प्लांट्स लगाने से क्या होगा, जो रूट्स होंगी प्लांट्स की वो हमारी सॉइल के इरोजन को प्रिवेंट करेंगी। जो लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जो खेतों की कटाई हो रही है, उससे क्या हो रहा है, एक तो हमारी बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब हो रही है, वो तो हो ही रही है, और सॉइल भी खराब हो रही है हमारी, ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है, सॉइल भी, टॉप सॉइल जो है इज बेयर ऑफ वेजिटेशन, इज लाइकली टू रिमूव वेरी क्विकली। ठीक है, टॉप सॉइल पे क्या होता है, वो जल्दी से हट सकती है, और जो सॉइल इरोजन का प्रोसेस है वो उसको डिफ़िकल्ट है रिवर्स करना। ठीक है, तो वेजिटेशन कवर जो है इसका एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे कि आप सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। जब वेजिटेशन कवर अगर आप रहेगा वहाँ पे, मान लीजिए पौधे पेड़ लगे हुए हैं, तो वो सॉइल को भी रोक के रखेगा, अपनी जड़ों के बीच में फंसा के रखेगा, और साथ में पानी जो है वो भी अंदर जाएगा। तो ये दोनों तरीके से काम करता है। तो अब ये वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं, सॉइल है, एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, ड्रेडफुल डिजीजेज, ये पढ़ लीजिएगा आप। एसिड रेन आ रही है, एसिड रेन नीचे आ गई, यही पानी में चला गया वाटर बॉडीज़ में। यू कैन रीड दिस चार्ट, इंटरेस्टिंग है काफ़ी, पढ़ लेना। फिर हम बात करेंगे इस टॉपिक के बाद हम एक नेक्स्ट टॉपिक पर शिफ्ट हो रहे हैं, विच इज़ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। हम बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। अभी तक हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे थे। ओके, तो ये क्या होता है, जब कांस्टेंट इंटरेक्शन होता है बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में बायोस्फीयर के, तो उससे क्या होता है, डायनेमिक बट स्टेबल सिस्टम जनरेट होता है। लिविंग कंपोनेंट जो है वो नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ कॉन्स्टेंटली इंटरैक्ट कर रहा है, तो उससे एक स्टेबल सिस्टम जनरेट हो गया है। तो ये जो इंटरैक्शंस हैं कंसिस्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैटर एंड एनर्जी बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर। उसमें जब ये दोनों इंटरैक्ट करते हैं तो अलग अलग कंपोनेंट का ट्रांसफर होता है एक दूसरे के बीच में। तो इस टॉपिक पे हम बात करेंगे किसके बारे में, एक बार ये देख लो, इस डायग्राम को आप पहले समझ लो। एटमॉस्फेयर है, कार्बन साइकिल दिखाया गया है। ओके, कार्बन साइकिल के बारे में। तो पहले हम बात कर लेते हैं वाटर साइकिल के बारे में। तो वाटर साइकिल क्या होता है, मैंने आपको बताया बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, दोनों एक दूसरे के साथ में इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो वाटर साइकिल क्या होगा, वाटर साइकिल मतलब पानी जो है एक चक्कर में घूमता रहता है। देखिए हमने एक न्यूटन का लॉ पढ़ा था, याद है आपको, कुछ चैप्टर्स के पहले हमने एक न्यूटन के लॉ के बारे में पढ़ा था। एनर्जी कैन नेवर बी created nor be destroyed, but it can be converted from one form to another form, law of conservation of energy पढ़ा था हमने। ओके, तो इसी तरीके से वाटर जो है हमारी अर्थ पे, जो चीज़ें हैं वो एक साइकिल में घूमती रहती हैं, चाहे वो वाटर है, चाहे वो कार्बन है, चाहे वो ऑक्सीजन है, चाहे नाइट्रोजन है, यू जस्ट नेम इट, वो घूमता रहता है। हीट बजट, जितनी सनलाइट आती है उतनी हमारी अर्थ वापस भेज देती है, उसको हमने मेंटेन करके रखा हुआ है कांस्टेंट, जितना हमको चाहिए हम उतना ही मेंटेन करेंगे। कोई भी उसको डिस्टर्ब करेगा तो हमारी लाइफ, अर्थ पे लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी जो अर्थ है वो एक इक्विलिब्रियम में रहती है, चाहे वाटर हो उस पर, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे कोई भी और सब्सटेंस हो, वो एक साइकिल में घूमता रहेगा। ठीक है, तो प्रोसेस, वाटर साइकिल क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, पानी इवेपोरेट हो रहा है और फिर फॉल ऑन द लैंड एज अ रेन, एंड लेटर बैक क्या होगा, फिर से सी में जाएगा, फिर रिवर में जाएगा, ये वाटर साइकिल चलता रहेगा। तो इस साइकिल में क्या होता है, इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल, दिस स्टेटमेंट सीम्स टू बी, जैसा मैंने आपको बताया, पानी उड़ा, बारिश हुई, फिर से चला गया नदियों में, इतना सिंपल नहीं है, उसके अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स फिनोमिनाज भी होते हैं। जितना भी वाटर फॉल करता है लैंड पे, वो इमीडिएटली फ्लो बैक नहीं करता सी में। क्यों, वो जितना भी वाटर फॉल बैक किया है वो सी में नहीं जाता, सारा अंडरग्राउंड भी चला जाता है, कंज्यूम भी हो जाता है। सम ऑफ इट कहाँ चला जाता है, सॉइल में, एंड बिकम पार्ट ऑफ अंडरग्राउंड रिजर्वायर वाटर। कुछ कहाँ चला जाता है, अंडरग्राउंड वाटर फाइंड इट्स वे टू सरफेस थ्रू स्प्रिंग्स, वो कुछ झरनों के थ्रू बाहर आ जाता है उस अंडरग्राउंड वाटर से। और फिर क्या होता है, वाटर इज ऑल्सो यूज्ड बाय टेरेस्ट्रियल एनिमल, वो भी उसको पी लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो क्या होता है, ये बहुत सारे चीज़ों में डिजॉल्व हो जाता है। और फिर क्या होगा, फ्लोज ओवर रॉक्स एंड कंटेनिंग सॉल्युबल मिनरल्स एंड सम ऑफ देम डिजॉल्व इन वाटर। और रिवर्स क्या होंगी, न्यूट्रिएंट्स को कहाँ ले जाएंगी, सी में, और मरीन ऑर्गेनिजम्स में ले जाएंगी। ये होता है, ये पूरा का पूरा क्या बन जाता है, ये पूरा का पूरा एक साइकिल के फॉर्म में चलता रहता है। इस वाले से देखिए आप, वाटर यहाँ से इवेपोरेट हुआ, कंडेंसेशन हुआ, ट्रांसपिरेशन भी हो रहा है,
कंडेंसेशन से फिर बारिश हुई, प्रेसिपिटेशन हुआ, सरफेस रन ऑफ, ग्राउंड वाटर, सब इधर चला जाता है। तो पानी क्या है, एक चक्कर में घूमता रहता है, लेकिन वो जो चक्कर है इमीडिएटली पूरा नहीं होता। जैसे ही बारिश गई तो इधर उधर चला जाता है वो पानी, हमने पी लिया, एनिमल्स ने पी लिया, प्लांट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, अंडरग्राउंड चला गया, लेकिन अल्टीमेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो सारा का सारा वाटर वापस होगा और वो चक्कर काटेगा वो पूरा का पूरा पानी। ठीक है, इसीलिए इसको वाटर साइकिल कह रहे हैं हम। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट नाइट्रोजन साइकिल। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। तो नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, अब आप जानते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन आप अच्छे से जानते हैं अभी तक। तो हमारे एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट नाइट्रोजन है, हमारे पास 78% ऑफ नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो ये जो 78% जो नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, ये क्या है, ये हमारे किस चीज़ में काम आ रही है, ये हमारे लिए बहुत एसेंशियल है, प्रोटीन्स बनाने के लिए, डीएनए के लिए, वाइटामिन्स बनाने के लिए, इतनी हज़ार तरीके से जो चीज़ें बनाने के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन किस में मिलती है हमको, बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सच एज एल्केलॉइड एंड यूरिया ट्यूब, इन सब में भी नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन क्या है, असेंशियल न्यूट्रिएंट है फॉर ऑल लाइफ फॉर्म्स एंड लाइफ वुड बी सिंपल इफ ऑल दीज लाइफ फॉर्म कुड यूज द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली। हो सकता था, लेकिन हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लाइफ फॉर्म जो है डायरेक्टली यूज नहीं कर पाती। 78% नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, लेकिन हम लोग डायरेक्टली इसको यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इस तरीके के स्ट्रक्चर्स ही नहीं है, हमारा इस तरीके का कॉम्पोजिशन मैकेनिज्म भी हमारी बॉडी के अंदर नहीं है कि हम उसको यूज पर कर पाएँ डायरेक्टली। तो फिर हम यूज़ कैसे करते हैं जी, तो अब ज़रूरत आती है नाइट्रोजन फिक्सेशन की। तो अब हमें ज़रूरत पड़ती है बैक्टीरिया की और बिजली कड़कने की, इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है ताकि हमारी नाइट्रोजन जो है फिक्स हो पाए, और वो जो फिक्स नाइट्रोजन है जो फिक्स हो चुकी है उसी को हम यूज़ कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। हमारी बॉडी के अंदर जितना भी प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, वाइटामिन बन रहे हैं वो डायरेक्टली नहीं बन रहे, वो फिक्स्ड नाइट्रोजन के यूजेज के बाद बन रहे हैं। तो अब ये क्या होता है, हम इसको समझते हैं। कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं, लाइफ फॉर्म्स आर नॉट एबल टू कन्वर्ट द कंपैरेटिवली इनर्ट नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स इनटू अ नाइट्रेट एंड नाइट्राइड्स अदर देन फ्यू बैक्टीरिया। ओके, कुछ सिर्फ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि जो लाइफ फॉर्म जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइड्स। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है उसको नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। वो जो नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स की फॉर्म है इसको जो है प्लांट्स और एनिमल्स यूज कर पाते हैं। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज जो होते हैं वो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और एसोसिएटेड विद सम स्पीशीज ऑफ डाइकॉट प्लांट्स। जो लेग्यूमिनस प्लांट जिसको हम कहते हैं, दालें जैसे हो गई, उनकी रूट्स के बीच में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज रहते हैं। वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है जो हवा में प्रेजेंट है उसको फिक्स कर देते हैं, और वो फिक्स करने के बाद प्लांट्स जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देखिए ये वाले साइकिल में आप देख सकते हैं, इधर आप देख सकते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ये देखिए इसने क्या किया, रूट इसने क्या किया, इसने कर दिया फिक्स कर दिया नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल बैक्टीरिया। उसके बाद नाइट्राइट्स में और नाइट्रेट्स में उसको कन्वर्ट कर दिया, और ये जो है प्लांट्स ने एसिमिलेट कर लिया। दूसरा क्या काम हो रहा है, लाइटनिंग, बिजली चमक रही है, उससे भी नाइट्रेट फॉर्मेशन हो रहा है, डायरेक्टली नाइट्रेट फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए एक कर रहा है ये नंबर 1, ये जो इसकी रूट नोड्यूल्स में जो बैक्टीरिया रहता है वो कर रहा है फिक्सिंग, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है जिसको प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं, इसी प्लांट को ये खा लेगा और ये हमारी फूड चेन में आ जाएगा। दूसरा तरीका है लाइटनिंग के थ्रू, जिससे क्या होगा, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन फिक्स होकर नाइट्रेट्स में बन जाती है जब बिजली कड़कती है, उससे भी बन जाता है और डायरेक्टली ये मिट्टी में आ जाएगा और एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो हम इसी की बात कर रहे हैं। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मोस्ट कॉमनली जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो हमें लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट में मिलते हैं, और ये क्या करते हैं, अदर देन दीज बैक्टीरिया द ओनली अदर मैनर। देखो एक तो ये लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट में रहने वाला बैक्टीरिया, और दूसरा क्या है, फिजिकल प्रोसेस कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। तो दूसरा क्या है, लाइटनिंग। एक तो ये बैक्टीरिया, दूसरा लाइटनिंग। हाई टेम्परेचर और प्रेशर में क्या होता है,
नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है। तो दो तरीके से फिक्स हो रही है नाइट्रोजन, ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए आप। एक तो लेग्यूमिनस प्लांट्स जो हैं उसकी रूट नोड्यूल्स के अंदर बैक्टीरियाज रहते हैं वो, दूसरा बिजली कड़कती है वो। ये दोनों तरीकों से नाइट्रोजन हो रही है फिक्स। अब जब ये जो फिक्स वाली नाइट्रोजन है, जब ये हमारी मिट्टी में मिल जाती है तो पौधे इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। पौधे जब एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वो हमारी फूड चेन में आ जाती है। कोई भी एनिमल उसको खाते हैं, हम उसको खाते हैं, या तो हम उस एनिमल को खाते हैं या तो हम उस पौधे को खाते हैं, तो वो हमारे पास पहुंच जाती है। इसमें आप देखिए नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोकैरियोट जो होते हैं इसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में, और फिर ये एब्जॉर्ब हो गया और ये इधर आ गया। तो नाइट्रोजन जो साइकिल था उसको भी मैंने क्लास 8 में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये जो ऑक्साइड्स जो बने ये क्या हुए, पानी के अंदर डिजॉल्व हो गए। ठीक है, और ये जो पानी था उसको प्लांट्स क्या करते हैं, जनरली टेक अप नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स एंड कन्वर्ट देम इनटू अमाइनो एसिड्स, है ना। प्लांट्स ने उस पानी को एब्जॉर्ब किया जिसके अंदर नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स थे, और वो प्लांट्स के चेन में आ गया, और उसको वो यूज़ कर रहे हैं प्रोटीन बनाने में। कुछ जो बायोलॉजिकल पाथवेज हैं दैट यूज टू मेक द अदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, दीज प्रोटीन्स एंड अदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर सब्सिक्वेंटली कंज्यूम बाय एनिमल। जो प्लांट ने अपने प्रोटीन्स बनाए उसको किसने कंज्यूम किया, एनिमल्स ने कंज्यूम किया। बाकी के एनिमल्स ने या तो उन एनिमल्स को कंज्यूम किया या फिर प्लांट्स को कंज्यूम किया। तो अदर एनिमल एंड प्लांट्स डाइज एंड बैक्टीरिया इन द सॉइल कन्वर्ट वेरियस कंपोनेंट नाइट्रोजन बैक टू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स। जो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियाज जो होते हैं वो करते हैं नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में इनटू एलिमेंटल ऑक्सीजन। इसलिए देयर इज ए नाइट्रोजन साइकिल इन नेचर इन विच नाइट्रोजन passes फ्रॉम इट्स एलिमेंटल फॉर्म इन एटमॉस्फेयर इनटू अ सिंपल मॉलिक्यूल इन द सॉइल एंड वाटर which get converted into more complex molecule in living beings and back again to the simple nitrogen। देखो भाई, अब ये जो फिक्सिंग हुई है ना, ये देखो यहाँ पे अब आप थोड़ा सा ध्यान लगा लो। ये प्लांट था, उसकी रूट्स हैं, उसके बीच में रहेगा कोई बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करेगा, इन सबको कन्वर्ट करके बना देगा नाइट्राइट्स में और नाइट्रेट्स में, बना दिया। और ये जो है मिट्टी में कर रहा है ये सारा काम। अब इसने क्या किया, ये प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया, इसको कर लिया। दूसरा क्या था, बिजली कड़क रही थी जी, उससे भी नाइट्रेट्स बन गए और वो बारिश के थ्रू इधर आ गए सॉइल में। इस सॉइल को फिर से प्लांट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, और इस प्लांट को खा लिया इसने, और इसको कोई और खा लेगा, इस प्लांट को भी कोई और खा लेगा, तो उनके अंदर भी प्रोटीन सब बन जाएगा। ये तो हो गया, उनके अंदर पहुंच गया। अब क्या होता है, जब ये वाले जो एनिमल्स हैं, ये सब प्लांट्स और एनिमल्स जब मर जाएंगे तो क्या होगा, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होगा एक, वो क्या करेगा, दोबारा से इनको गला के एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन में पहुंचा देगा। ओके, तो ये साइकिल हो जाता है कंप्लीट। डीकम्पोजर्स जो हैं ये क्या करेंगे, ये इसको वापस से, ये देखो, ये जब ये मरेगा ये इधर आ गया, ये जब मरेगा तब भी ये इधर आ गया, तो ये क्या करेंगे, ये इसको डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अमोनियम की तरह पहुंचा देंगे, और वापस से जो है एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन पहुंच जाएगा। तो दिस वाज द नाइट्रोजन साइकिल। इसकी कैसे ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत इसलिए ताकि हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन, डीएनए, आरएनए ये सारी चीज़ें बन पाएँ। तो दिस वाज द नाइट्रोजन साइकिल। अगर आप और भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने क्लास 8 में डिस्कस किया था, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ओके, अब हम बात करते हैं अबाउट कार्बन साइकिल। अब कार्बन साइकिल क्या होता है, सेम वही है, जितनी भी कार्बन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो भी घूमती रहेगी। कैसे होगा, तो कार्बन जो है हमें बहुत सारी फॉर्म्स में मिलती है अर्थ पर। एलिमेंटल फॉर्म में कहाँ मिलती है हमारे को, डायमंड ग्रेफाइट मिलती है ना हमको, ये प्योर कार्बन होता है, प्योर कार्बन है डायमंड एंड ग्रेफाइट। वैसे तो कार्बन जो होती है हर चीज़ के अंदर है, वैसे कार्बन मोस्टली जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्लांट्स हैं, सबके अंदर कार्बन है। कंबाइंड स्टेट की अगर हम बात करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है एटमॉस्फेयर में मिलती है। कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट साल्ट्स जो होते हैं वो मिनरल्स में मिलते हैं। अदर लाइफ फॉर्म में कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स में प्रोटीन्स के बीच में है, कार्बोहाइड्रेट्स के बीच में है, फैट्स के बीच में है, न्यूक्लिक एसिड, वाइटामिन, सबकी कॉम्पोजिशन में कार्बन है। ठीक है, C6H12O6 ग्लूकोज कार्बन। ठीक है, तो हर चीज़ के बीच में कार्बन है। एलिमेंटल जो प्योर फॉर्म है वो डायमंड और ग्रेफाइट के फॉर्म में भी मिल रही है। तो क्या है, जो एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन जो होता है एनिमल्स का, वो भी कार्बोनेट सॉल्ट से ही बना होता है। तो कार्बन क्या है, इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू लाइफ फॉर्म थ्रू बेसिक प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कैसे हमको मिल रही है, फोटोसिंथेसिस से, उसी से तो ग्लूकोज बन रहा है।
ये सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाइटामिन सब बन रहे हैं उससे। और परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फोटोसिंथेसिस से वो कार्बन को फिक्स कर दे रहे हैं। मतलब कार्बन से क्या बन रहे हैं, ग्लूकोज बन रहा है, उसको हम खा ले रहे हैं। हम कोई कार्बन डाइऑक्साइड पे ब्रीथ नहीं करते ना, हम तो खाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन को, हम खाते हैं, ईट, वी ईट कार्बन इन फॉर्म ऑफ लाइक वेरियस कंपाउंड्स, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, फैट्स खाते हैं, वाइटामिन खाते हैं, उसके तरीके से हम जो है कार्बन का इंटेक करते हैं, तो वो हमारी बॉडी के अंदर आ जाती है। तो ये जो प्रोसेस है जो कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर और डिजॉल्व इन द वाटर इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन गए, उसको हमने खा लिया। ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये या तो कन्वर्ट होगा इनटू अदर सब्सटेंस और यूज टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स, ये हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। जो ये यूटिलाइजेशन होगा ग्लूकोज का टू प्रोवाइड एनर्जी टू लिविंग थिंग्स इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, वो हमारे रेस्पिरेशन में होगा। और रेस्पिरेशन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, जिसमें कि ऑक्सीजन हम यूज कर रहे हैं एंड कन्वर्ट ग्लूकोज बैक इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर हम रिलीज कर रहे हैं। ओके, हमने ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लिया था हमने बॉडी में, इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जो हमने बॉडी प्लांट्स के थ्रू खाया था। वो जब हमारी बॉडी के अंदर जब हम ब्रीथ करते हैं, जब ऑक्सीजन जाती है तो ऑक्सीडेशन के थ्रू क्या होता है, हमारा सारा खाना डाइजेस्ट होता है और हम क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो वो वापस से एटमॉस्फेयर में चली जाती है और यही जो कार्बन डाइऑक्साइड है फिर से एटमॉस्फेयर में आ गई। फिर से क्या किया प्लांट्स ने, जो अनदर प्रोसेस दैट एट कंबशन से भी कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, फ्यूल के बर्निंग से भी कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, इन सब चीज़ों से, इंडस्ट्रीज से कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है। ये जो परसेंटेज है कार्बन डाइऑक्साइड की एटमॉस्फेयर में, ये डबल हो गई है अभी। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को क्लीन कौन कर रहा है, सिर्फ प्लांट्स। बड़ा कौन कौन रहा है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो बढ़ा ही रहे हैं, जो कि सदियों से बढ़ा रहे थे। लेकिन अचानक से क्या हुआ, ह्यूमन बींग्स आ गए, कुछ 12,000 साल पहले ह्यूमन बींग्स आ गए अर्थ पे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जी लगा दी इंडस्ट्रीज, उन्होंने व्हीकल्स बना दिए, अब वो भी बढ़ा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। पहले क्या था, पहले सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे थे और अदर जो नेचुरल प्रोसेसेस थे उनसे हो रही थी, वोल्केनो से, उससे। और यूज़ कौन कर रहा था, पौधे यूज़ कर रहे थे, प्लांट्स यूज़ करके उसको कंज्यूम करके ऑक्सीजन दे रहे थे। अब क्या है, पौधे भी दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, हम लोग कर रहे हैं रिलीज, सारे लिविंग बीइंग्स कर रहे हैं, साथ में हमारी इंडस्ट्रीज भी कर रही हैं। तो उसकी वजह से क्या हो गया है, परसेंटेज जो है कार्बन डाइऑक्साइड की एटमॉस्फेयर में डबल हो गई है ऑलमोस्ट सिंस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। जब से 20वीं सेंचुरी से पहले से, तब से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, तब से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज बढ़ती जा रही है। ओके, तो कार्बन जो है पानी की तरह ही साइकिल में रिपीट घूमती रहती है और अलग अलग बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में का पार्ट बनती रहती है। तो आप इस डायग्राम से देख सकते हैं कार्बन साइकिल को। सनलाइट, फोटोसिंथेसिस में क्या किया इन्होंने, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर लिया और रेस्पिरेशन के थ्रू क्या किया, ऑक्सीजन दे दिया। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन बाय कंज्यूमर्स, ये सब ने भी वो दिया, ये सब तो दे ही रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आ रही है। तो इससे क्या हो रहा है, एक तरीका का हमारे अर्थ पे क्या हो रहा है, हमारे अर्थ पे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता जा रहा है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, अब हम ये जान लेते हैं। देखो, ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझने के लिए आप इस डायग्राम को देखिए। जैसे ही कोई भी सन की तरफ से रेज आ रही है तो सोलर रेडिएशन जो होती है एटमॉस्फेयर में आ जाती हैं, जितनी उनको आना है। मोस्ट रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय अर्थ सरफेस एंड वार्म्स इट। आ गई हमारे पास। अब क्या हुआ, अब जो हमारी अर्थ है उसने भी रेडिएशंस को रिलीज करना है। तो जो हमारी अर्थ जो है रेडिएशन को रिलीज करती है, विच इज़ कॉल्ड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ये क्या थी, मैंने आपको बताया था, दीज आर लॉन्ग वेव रेडिएशंस। तो ये लॉन्ग वेव रेडिएशन है। अब क्या करती है, जो इंफ्रारेड, सम ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर, सम एब्जॉर्ब्ड एंड रिमिटेड इन द ऑल डायरेक्शन। ये तो हो गया। लेकिन जो हमारी अर्थ से टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड उसको ट्रैप कर लेती है, उनको नहीं बाहर जाने देगी। उससे क्या हो रहा है, हमारी अर्थ गर्म होती जा रही है। तो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है वो उतनी ही हमारी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को ब्लॉक कर देगी और रिलीज नहीं होगी हीट बाहर। तो क्या होगा, अल्टीमेटली हमारा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है। किसकी वजह से बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इनकमिंग सोलर रेडिएशन को तो आने देती है,
लेकिन आउटगोइंग जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस होती हैं, क्योंकि वो लॉन्ग वेव होती हैं, तो उनको भाई वापस नहीं जाने देती, उनको कंबल की तरह रोक देती है वहीं पे। अब वो आउटगोइंग रेडिएशंस की वजह से ही हमारा एटमॉस्फेयर हीटअप होता है। तो जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी उतनी ज़्यादा हमारी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ब्लॉक हो जाएंगी, और जितनी ज़्यादा ब्लॉक हो जाएंगी हमारी अर्थ का टेम्परेचर उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो दिस फिनोमिना इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसमें आप पूरा पढ़ सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट फिनोमिना क्या है? हीट इज ट्रैप्ड बाय ग्लास एंड हेंस द टेम्परेचर इनसाइड द ग्लास इनक्लोजर विल बी हायर देन द सराउंडिंग। ये जो फिनोमिना है वॉज यूज टू क्रिएट एन इनक्लोजर ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट्स। ग्रीन हाउस हम क्यों बनाते हैं? ग्लास का बनाते थे हम पौधे उगाने के लिए। तो इसको विंटर में कोल्ड टाइम में यूज़ किया जाता था, लेकिन ये जो ग्रीन हाउस है इसने जो है अपना नाम दे दिया है एटमॉस्फेरिक फिनोमिना का, जिसमें कि जो अर्थ की जो सम ऑफ द गैसेस प्रिवेंट द एस्केप ऑफ हीट फ्रॉम अर्थ, जिसमें से मेजर कल्प्रिट कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ द गैसेज इन एटमॉस्फेयर क्या होगा? विल कॉज एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज वर्ल्ड वाइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक ग्रीन हाउस गैस है, जो इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट में क्या होगा? जो हीट होगी वो उसको रिटेन कर लेगी और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाएगी। तो इस फिनोमिना को कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। एक्चुअल में जो ग्रीन हाउस जो लिटरल मीनिंग होता है वो एक ग्लास का हाउस होता है, जो कि पौधे उगाने के लिए बनाया जाता था, प्लांट्स उगाने के लिए बनाया जाता था कोल्ड टाइम में, कोल्ड रीजन में और विंटर्स के बीच में। ठीक है, तो आई होप आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट समझ में आ गया होगा। ओके, तो नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑक्सीजन साइकिल। अभी तक हम कितने साइकिल पढ़ चुके हैं? हम वाटर साइकिल पढ़ चुके हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड का साइकिल पढ़ चुके हैं, हम किसका साइकिल पढ़ चुके हैं? नाइट्रोजन का। तो अब हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन साइकिल का। तो ऑक्सीजन साइकिल क्या होता है जी? ऑक्सीजन जो साइकिल है, ऑक्सीजन जो है बहुत अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ है। कितना? 21% है एलिमेंटल फॉर्म में। ऑक्सीजन हम जानते हैं कि अकर्स एक्सटेंसिवली इन कंबाइंड फॉर्म इन अर्थ क्रस्ट। ऑक्सीजन भी रहती है सब जगह पे, ऑल्सो इन द एयर, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में भी रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में भी तो रहती है ऑक्सीजन। CO2 है ना, CO2 गैस कैसे बनी है? ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से। अर्थ की क्रस्ट में जो है ऑक्साइड के फॉर्म में रहेगी, मेटल और सिलिकॉन के ऑक्साइड के फॉर्म में, कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, इन सब के फॉर्म में। ऑक्साइड्स कैसे बनते हैं? ऑक्सीजन कंबाइन होती है, तो ऑक्सीजन उन सब चीज़ों में भी रहती है। साथ में ये हमारे लिए असेंशियल कॉम्पोनेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, इन सब का भी। देखो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? C6H12O6 ये होता है ना, तो कार्बन भी है इसके अंदर, ऑक्सीजन भी है। तो ऑक्सीजन है सारी चीज़ों का कॉम्पोनेंट है। ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर से इज यूज्ड अप इन 3 प्रोसेस, नेमली कंबशन, रेस्पिरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। इस तरीके से ये यूज होती है। ऑक्सीजन जो है रिटर्न होती है एटमॉस्फेयर में ओनली 1 मेजर प्रोसेस, दैट इज फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन रिटर्न फोटोसिंथेसिस के थ्रू होती है, एंड दिस फॉर्म इज ब्रॉड आउटलाइन ऑफ द ऑक्सीजन साइकिल इन नेचर। तो यही है ऑक्सीजन साइकिल। रिटर्न कौन कर रहा है एटमॉस्फेयर में? पौधे, रेस्पिरेशन, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू। कंज्यूम कौन कर रहा है? जलने में यूज हो रही है, रेस्पिरेशन में यूज हो रही है और ऑक्साइड फॉर्मेशन में भी यूज हो रही है। तो ऑक्सीजन की साइकिल को आप देखो, ये देखिए, ये जो गाय है इसने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया, पौधों ने ऑक्सीजन दे दिया, ये घूमता रहता है। सिंपल सा है ऑक्सीजन का साइकिल। अब हम बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन से ही बनती है O3, ओजोन। O3 जब 3 मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन के तो बनती है ओजोन। जब 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन होती हैं तो बनती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे बनती है? 2 मॉलिक्यूल गैस, ठीक है। ऑक्सीजन का एटम जो है उसको तो सिंगल O बोलेंगे, लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा ना O, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है। तो ऑक्सीजन के 2 और 6 ये रहेंगे। तो ऑक्सीजन हमेशा कंबाइन करने की कोशिश करती है किसी के साथ, तो या तो वो O2 के फॉर्म में रहेगी या O3 के फॉर्म में रहेगी, अगर खुद सिर्फ सिंगल ऑक्सीजन की बात है तो ऑक्सीजन क्या है? ओजोन लेयर की बात करते हैं। तो ये क्या है? एलिमेंटल ऑक्सीजन इज नॉर्मली फाउंड इन टू फॉर्म अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। हाउएवर, वैसे तो ये डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाती है नॉर्मली, मतलब O2 बनाती है, लेकिन अपर जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर मॉलिक्यूल कंटेनिंग 3 एटम्स ऑफ द ऑक्सीजन, वहाँ पे हमें ओजोन मिलती है। तो हमारे इसका फॉर्मूला O3 होता है, इसलिए इसको ओजोन कहते हैं। अनलाइक द नॉर्मल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ओजोन इज पॉइजनस। अब ये देखो भैया, इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, अभी थोड़ा यहाँ पे ध्यान दे लो। ऑक्सीजन जो है O2
ये नॉर्मली बनेगी हमारे एटमॉस्फेयर में। O3 कहाँ पे बनती है, जल्दी से बता दो, कौन सी लेयर में बनती है, फटाफट से बता दो, मैंने बताया था पार्ट 1 में। ओके, एटमॉस्फेयर की जिस लेयर में ऑक्सीजन बन रही है वो जो है वहाँ पे ही बनेगी, लेकिन ऑक्सीजन, ओजोन जो है वो पॉइजनस है। वैसे ओजोन पॉइजनस है। अगर ओजोन हमारे नीचे वाले एटमॉस्फेयर में बन रही है, ट्रोफोस्फेयर में, तो हमेशा ये पॉल्यूटेंट का काम करती है, ये पॉइजनस है। अगर ये ऊपर है स्ट्रेटोस्फेयर में, तो ही ये हमारे लिए यूजफुल है, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में क्या कर रही है ये ओजोन, यूवी रेडिएशन को ब्लॉक करने का काम करती है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बट यही ओजोन पॉइजनस है अगर ये स्ट्रेटोस्फियर में है, जहाँ पे हमारे पास है, ओके, जहाँ पे हम ब्रीथ करते हैं। ये जो है एसेंशियल फंक्शन वेयर इट इज फाउंड एंड एब्जॉर्ब द हार्मफुल सनरेज, ये आप जानते हैं। दिस प्रिवेंट्स दोज हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम रीचिंग द सर्फेस ऑफ अर्थ विच में डैमेज मैनी फॉर्म ऑफ लाइफ, ये आप जानते हैं। तो ओजोन जो है अगर स्ट्रेटोस्फियर में है तो हमारे लिए बहुत अच्छी है, अगर ट्रोफोस्फियर में है तो हमारे लिए बहुत बुरी है, वो पॉल्यूटेंट है। तो जितने भी मैन मेड कंपाउंड्स हैं, CFC, कार्बन कंपाउंड्स हैविंग बोथ फ्लोरीन एंड क्लोरीन, ये क्या करते हैं, ये हमारी जो ओजोन जो है स्ट्रेटोस्फियर वाली ओजोन है उसको बहुत डैमेज कर देते हैं ऊपर पहुंच के, ओजोन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके। तो क्या बन जाता है, एक होल बन गया है अंटार्कटिका के ऊपर, जो धीरे धीरे अभी कम होता जा रहा है क्योंकि हमने CFC का यूज़ करना कम कर दिया है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ओजोन की लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेयर थी। तो CFC को बैन कर दिया गया है। ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट ओजोन इन द ट्रोफोस्फेयर वुड बी अ पॉल्यूटेंट बिकॉज ये पॉइजनस गैस है। ठीक है, ये आपको मेरे इस लेक्चर से समझना होगा, सेकेंड पॉइंट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये अर्थ है, तो इसके ऊपर वहाँ पे ओजोन लेयर होगी ट्रोफोस्फेयर में। तो जी ये था चैप्टर। दिस चैप्टर वॉज ऑल अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज। हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात किया। हमने बात किया वो रिसोर्सेज जो नेचर ने हमको दिए हैं, पानी, हवा, मिट्टी, ये सारे रिसोर्सेज के बारे में हमने बात किया। हमने बात किया पॉल्यूशन के बारे में, इन सभी के पॉल्यूशन के बारे में। फिर हमने बात किया साइकिल्स के बारे में, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में, जिसमें हमने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ा। फिर हमने ओजोन के बारे में भी डिस्कस किया। सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सिर्फ साइंस के लिए नहीं, एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था और ज्योग्राफी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। दिस वॉज वेरी ईजी चैप्टर, इसमें कुछ ऐसा नहीं था। 2-3 जो चीज़ें मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई थी जो कि शायद आपने पहले ना जानते हो। आप इस चैप्टर को रिवाइज PDF से कर सकते हैं, विच वुड बी प्रोवाइडेड इन द टेलीग्राम चैनल। सो आई होप आप इस चैप्टर से जुड़े सभी सवालों को करेक्ट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।